नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं ताजनगरी आगरा से, जहां पर आगरा के एक आवास विकास में सामूहिक सुसाइड ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि पति, पत्नी और बेटी का शव फंदे से लटका हुआ मिला और छोटे से बेटे ने बताया है कि कमरे में सब लटके हुए हैं, डर लग रहा है। ये मामला है आगरा के थाना सिकंदरा के अंतर्गत आवास विकास सेक्टर 10 का, जहां सामूहिक आत्महत्या का ये मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि मंगलवार की रात को ये पूरा परिवार एक ही कमरे में साथ सोया था। सुबह करीब 7 बजे सोनू का बेटा श्याम नीचे आ गया और खेलने लगा। जब उसके परिचित ने उससे कुछ सामान मंगाया तो उसे घर जाने से उसने इनकार कर दिया। उसने बताया कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मम्मी, पापा और बहन लटके पड़े हैं, मुझे डर लग रहा है। इसी के बाद लोगों को इस घटना की जानकारी हुई और सोनू के जीजा विजय कश्यप और अन्य लोग भी घर पहुंचे। जब देखा तो तीनों के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। इसी बीच लोगों ने पुलिस को भी इस पूरी घटना की सूचना दी और पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा। तो वहीं इस बीच एसएसपी प्रभाकर चौधरी का यह कहना है कि एक सुसाइड नोट मिला है। फिलहाल तीनों के शवों को पंचनामा कर भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फोरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के 2nd फ्लोर पे रहता था। और इन लोगों ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था। उसी के द्वारा सूचना दी गई परिवार वालों को कि ऊपर ऐसी चीज़ उसको लग रहा है, उसको आशंका है कि ऐसी चीज़ हुई है। वहाँ पे जाकर के इनके परिजनों द्वारा देखा गया तो हैंगिंग पोजीशन में थे पूरी बॉडी और उनको इन्होंने उतारा। पुलिस मौके पे आई। आगे की और जो पंचायतनामा है 174 CRPC की कार्रवाई है वो प्रचलित। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घटना स्थल है वहां पर भारी पुलिस बल मौजूद है। फोरेंसिक टीम को भी इजाजत दी गई है और इस वक्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और परिवार का बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि ताजनगरी में ये सामूहिक आत्महत्या देखने को मिली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि आगरा के ये थाना सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था और ये जो जिस व्यक्ति ने ये आत्महत्या की है पति, पत्नी और अपनी एक बच्ची के साथ, तो ये एक बड़ा मामला है और एक बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया है। जिस तरह की ये तीनों लोगों ने किस तरह ये फांसी ये लगाई होगी और किस तरह ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि जो बेटा था उनका, तो उस बेटे ने उसको सुबह जब वो जगा तो उसने ये तीनों को फंदे पर लटका देखा तो वो डर गया और डरने के बाद वो नीचे चला गया। जब उससे परिजनों ने कहा कि कोई सामान मंगाने के लिए, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और वहाँ मम्मी, पापा और वो बहन, वो तीनों लटक रहे हैं। तो उसने नहीं समझ पाया कि ये फंदा है क्या है। तो जब वो परिजनों ने ऊपर जाके देखा तो वो तीनों ही मृत अवस्था में थे और वो फंदे पर लटके हुए थे। ममता, तो इस बीच एक सुसाइड नोट की भी जानकारी मिली है कि एक सुसाइड नोट वहां मिला है, तो कुछ पता चल पाया कि सुसाइड नोट में क्या लिखा है या क्या वजह रही कि इन तीनों ने इतना बड़ा कदम उठाया है? बिल्कुल, अगर सुसाइड नोट की बात करें तो वहीं एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी वहां मौके पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा जब वहां सर्च किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो वहां एक सुसाइड नोट की भी पुष्टि होती है, जो कि एसएसपी आगरा के द्वारा बताया गया है कि उस नोट में लगभग युवक परेशान था, अपने जो आर्थिक तंगी से वो परेशान था। यही कारण था कि उसने ये आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया है। और फिलहाल पुलिस के द्वारा कहा गया कि ये जांच की जा रही है, बाकी जांच का विषय है। जी ममता, इस परिवार में और कितने सदस्य शामिल थे, मतलब कितने लोग इस परिवार में रहते थे? बिल्कुल, यहाँ ये जो जिस व्यक्ति ने जो ये आत्महत्या की जो कदम उठाया है, वो अपने मकान के 2nd फ्लोर पर रहता था और वहीं एक सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसके सास ससुर, मतलब उसके माता पिता रहते थे और बीच में उसका कोई भाई बताया जाता है कि रहता था।
ये लास्ट में अपना जो सेकंड फ्लोर था वहां रहता था ये पूरा परिवार। लेकिन ये आर्थिक तंगी की वजह बताई जा रही है। जो दबी जुबान से वहां आसपास के लोग भी बता रहे हैं, जो पड़ोसी है वो भी दबी जुबान से बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी इन लोग के साथ, तो हो सकता है इस तरह का। वहीं एसएसपी ने इस चीज की जो मीडिया से बात करने की पुष्टि की है। चलिए ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। इन तीनों के शव एक साथ फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। हालांकि इस परिवार का एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि वहां पर मौजूद था और उसी ने इस पूरी घटना की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को दी। तब जाकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। इस बीच योगी सरकार जहां एक और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े दावे कर चुकी है, तो वहीं रायबरेली जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जो सबको हैरान कर देने वाली थी। मामला है डी थाना क्षेत्र का, जहां पर थाना क्षेत्र के लोकई गांव का यह मामला बताया गया, जहां गांव के बाहर एक झोपड़ी में बुजुर्ग दंपति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि ये दलित दंपति थे, सूरजपाल और उसकी पत्नी धनपता, जो कि इस झोपड़ी में रहते थे। देर रात को जमीनी विवाद के चलते इस झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग दलित दंपति की झोपड़ी में आग लगा दी गई। इन्हें जिंदा जलाकर मारने का यह प्रयास किया गया है और बुजुर्ग दलित दंपति जब जली हालत में झोपड़ी से भागने लगे तो मारपीट कर उन्हें वापस उसी झोपड़ी में धकेल दिया गया। आपको तस्वीरें भी वहां से दिखा दें कि यहाँ पर ये झोपड़ी बुरी तरह जल चुकी है। यहाँ पर आसपास जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। काफी कोहराम और दहशत की स्थिति है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कुछ दबंगों ने दलित दंपति को आग लगा दी है झोपड़ी में उनकी, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने बचने का प्रयास किया तो उन्हें वापस से जलती झोपड़ी में धकेल दिया गया है। हाँ, एक धनपता नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, दूसरा सूरजपाल जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, CSCD से रिफर आए थे, जो जले हुए अवस्था में मेरे पास आए थे। उनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर लिया गया है। सर्जन उनका इलाज कर रहे हैं। हाँ, एक हमारे दादाजी और दादी गांव के बाहर रहते हैं, छप्पर रख के। वो बद्री प्रसाद का मेवालाल का तालाब पट्टा है, उसके बगल में रहते हैं। लोगों ने कई बार धमकी दी मुझे, यहाँ जगह खाली कर दो नहीं तुम्हें मार देंगे जान से। रात में 3 बंदे गए 9 बजे के आसपास। मेवालाल और एक बंदा और था, उसको पहचान नहीं पाया दादाजी, उन्होंने पकड़ रखा तो बद्री प्रसाद ने वो छप्पर फूंक दिया। दादी जी हमारी उसके अंदर थी, वो जल गई पूरी। तो उसके बाद आपने क्या किया? हमने 112 फोन किया था, एम्बुलेंस भी आई थी। उसके बाद अभी जाएंगे, एप्लीकेशन लिखाएंगे थाने में। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहरवा गांव में नैया पार करते समय डूबने से एक 13 साल के बालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार हसनगंज मजरे ओया निवासी दीपू अपने दोस्तों के साथ आवारा गौवंशों को खदेड़ने पहरवा नैया के पास आया था, लेकिन इसी दौरान नैया पार करते समय ये बच्चा डूब गया है और इसी बीच दीपू के साथ आए अन्य लड़कों ने शोर शराबा करना शुरू किया, जिससे वहां पर खेत में काम कर रहे तमाम जो लोग थे या जो जानवर चराने वहां पहुंचे थे, दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। साथ ही साथ प्रधान को भी सूचना दी गई और जानकारी होने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के साथ नैया से शव को खोज निकाला है। इस दौरान किशोर की मौत होने से परिजनों में कोहराम है। ये नैया में लड़का एक डूब गया था, हम लोग सूचना मिली तो हम लोग आके निकाले। अच्छा, तो मिला क्या लड़के का क्या नाम था? दीपू। लड़का का नाम दीपू था, हसनगंज का निवासी है वो लड़का। बाप नहीं है उसका लड़के का, माँ है, अकेला था घर का। और यूपी के मथुरा के नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मंगलवार को अपना पदभार संभाल लिया है। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने मथुरा के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में एक प्रेस वार्ता की और ड्रग्स और नशे के कारोबार को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही गई। मथुरा जनपद की जनता यातायात से बहुत परेशान है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि मथुरा में यातायात की बेहतर व्यवस्था प्रदान की जाएगी। लोकल आदमी को प्रतिदिन आप लोग जैसे प्रतिदिन रोपनी रोड्स पे चल रहे हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा फीडबैक होता है कि भाई ये चीज ऐसे कर देंगे तो बेटर हो जाएगी। तो हमारा मानना यही है कि हम लोग आपके साथ काम करने के लिए, पब्लिक के साथ काम करने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम ही डिसाइड करेंगे सारी चीजें।
जितना सुझाव मिलेगा उतना बेहतर होगा। और मैं आज आया हूँ, मेरे यहाँ जो भी इस प्रकार जैसे ट्रैफिक है, मुझे कई लोगों ने कहा कि सर ट्रैफिक में थोड़ा ध्यान दीजिए आप जब मिलने आए। तो ट्रैफिक में मैंने देखा है कि मेरा एक्सपीरियंस अपना ये है कि जो आदमी जिस रोड पे रोज जा रहा है वो पुलिस से बेहतर जानता है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी को लेकर एक अहम बैठक की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा में एक अहम बैठक की गई। फिल्म सिटी को लेकर ये बैठक की गई है। फिल्म सिटी को लेकर इस बैठक में अहम फैसले होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में आज पीपीपी बिट कमेटी की ये बैठक होगी, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा। और फिल्म सिटी बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर खोला गया था। फिल्म सिटी को लेकर केवल एक ही कंपनी ने ये टेंडर भरा है और इसी के तहत बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने भी सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाई है। और इसी के देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने तकनीकी बिट खोलने का फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि बिट डालने की अवधि 30 जून को समाप्त हो चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया को लेकर एक अहम बैठक ये की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि बिडिंग को लेकर ये बैठक है और फिल्म सिटी को लेकर ग्रेटर नोएडा सेक्टर 21 में ये बैठक आज की जाएगी। और ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर अहम प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। और इस बीच सोनभद्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। विंध्याचल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा के नेतृत्व में लगभग 1 करोड़ 16 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि वृक्ष भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो वहीं मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर वृक्षारोपण किया है। जनपद में 1 करोड़ 16 लाख हमको पौध लगाने हैं और ये चरणों में होगा 5, 6, 7 और उसके बाद 15 अगस्त। आज हम लक्ष्य का अपना तकरीबन 80% हम लोगों ने टारगेट किया है, उनको लगा लेंगे। और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, एक जन आंदोलन के रूप में जिला प्रशासन और वन विभाग के नेतृत्व में वृक्षारोपण का बृहद वृक्षारोपण महाअभियान की तरह चल रहा है, इसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। और ये हमारी एक निर्धारित सीमा है। 15 अगस्त को जो हमारे आखिरी आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप से जो सीमा हमारे लिए तय की गई है उससे ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण जनपद में होगा। दूसरी चीज है कि इस बार जोर इस बात के लिए दिया जा रहा है। और जिस बेटी को गोद लेकर सहारा दिया, माँ बाप का प्यार दिया गया, हर जरूरत पूरी की गई, उसी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माँ बाप की गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इस लड़की ने भाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि इसके बाद इसने खुद को बचाने के लिए पुलिस के सामने ड्रामा किया, लेकिन पुलिस के सामने ज्यादा देर तक ये नौटंकी नहीं टिक सकी और सच सामने आ ही गया है। बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में मां बाप को गला रेत कर मारने के लिए इस बेटी ने अपने प्रेमी का सहारा लिया। तो वहीं डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की और साथ ही साथ डीसीपी और एडीसीपी साउथ और एसीपी गोविंदनगर मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया और युवती को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसका प्रेमी अभी भी मौके से फरार है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इस बीच रुकेंगे बड़ी खबर के लिए। फिरोजाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि फिरोजाबाद में बीएड प्रवेश परीक्षा आज होने जा रही है और पूरे जनपद में 15 सेंटरों पर यह परीक्षा होगी। 2 पारियों में बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में लगभग 6500 छात्र छात्राओं द्वारा जिले में बीएड की परीक्षा दी जाएगी। और ये भी बताया गया कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी और एसएसपी ग्रामीण ने निरीक्षण कर अहम दिशा निर्देश दिए हैं। शिकोहाबाद क्षेत्र में करीब 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी और बीएड की प्रवेश परीक्षा शुरू की जा चुकी है। जानकारी सामने आई है कि 2 पारियों में ये बीएड की प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। साथ ही साथ जितने भी सेंटर बनाए गए हैं वहां भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। शिकोहाबाद में 8 सेंटरों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा की जाएगी।
इसी बीच जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ जो खामियां पाई गई उनको लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। और इस बीच लखनऊ की ओर रुख करेंगे, जहां से एक अहम खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि राज्य राजधानी लखनऊ में डायरिया का प्रकोप एक बार फिर से सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि डायरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग अभी बीमार बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक बार फिर से डायरिया पैर पसारने लगा है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, क्योंकि जलकल की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जायजा लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि डायरिया की वजह से एक बच्चा और एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। 15 दिनों से क्षेत्र में बदबूदार पानी आने की वजह से ये बीमारी फैली और लोगों का ये भी आरोप है कि पानी स्वच्छ न होने की वजह से डायरिया की जो समस्या है 2 लोगों में अब घर करने लगी है। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया गया, जहां पर 2 लोगों की डायरिया के कारण मौत हो चुकी है और कई लोग यानी 50 से अधिक लोग अभी भी बीमार बताए गए। और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक अहम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। और इससे उन परिवारों के सामने विशेष तौर से जो रोजगार का परिवार की जरूरत की जो समस्या थी उसको दूर करने में सफलता मिली। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबके साथ समय समय पर चर्चा होती रहती है। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उन 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में इसके हिसाब से 6000 होने चाहिए, लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6291 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रयास है कि हम लोग 15 अगस्त के आसपास सभी कार्य दिखने लायक हो जाए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से जैसे खेलो इंडिया जीतो इंडिया का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि खेल के क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, तो भारत तब आगे बढ़ेगा जब यूपी उस दृष्टि से योगदान करेगा। तो इस दृष्टि से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2600 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा था और 3251 खेल मैदान पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक बड़ा काम मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, जिन्हें महिला मेड का नाम दिया गया है। महिला मेड के रूप में जो सामान्य श्रमिक को 213 रुपए मजदूरी मिलती है, महिला मेड को 280 रुपए यह राशि प्रदान करने का काम किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में 15,000 महिला मेट्रो के नियोजन का एक जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 15,169 की संख्या में महिला मेट्रो को मनरेगा में नियोजित कर दिया गया है। अब वो महिला मेड के रूप में अपनी जो महिला श्रमिक हैं उनके साथ काम को संचालित करने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैसे कल आपने देखा वन महोत्सव के अवसर पर 25 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हुआ है और यह वृक्ष लगाने का काम इसलिए हुआ है कि वृक्षों के रोपण के बाद जब उनकी रक्षा होती वो बड़े होते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें वृक्ष उपलब्ध कराया, इसलिए हम आप सब एक अच्छा जीवन जीने में सफल हो रहे हैं। उस समय की आबादी कम रही होगी, वृक्ष अधिक रहे, जल अधिक रहे उपलब्ध रहा, लेकिन
आज इस दिशा में हमें बहुत सबको मिलकर के काम करना है और इसके क्रम में मनरेगा के माध्यम से ही हाई टेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाई टेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और 129 जो और हाई टेक नर्सरियां उनका स्थान का चयन कर लिया गया है। एक बात और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कहीं कोई ऐसा ध्यान में आए आपको कि आप हमको अवगत करा सकें, तो मैं आप सबको भी, चूंकि हम सब प्रदेश के वासी हैं, हम चाहे राजनीति के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे पत्रकारिता कोई भी जीवन हो, तो उसमें सबको एक दूसरे का पूरक बनना पड़ता है। हमारे प्रदेश की बहुत सारी नदियां तमाम सारे भूमाफियाओं के कारण बहुत सारे तालाब गायब कर दिए गए थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आज मैं इस बात की आप सबको जानकारी दे रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 की संख्या में जो विलुप्त नदियां हैं जिनको कब्जा कर लिया गया, वह 75 की संख्या में विलुप्त नदियों को पुनर्जीवित करके हमने प्रदेश में बहुत सारी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है और उसके कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में आज। और आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री को, जिन्होंने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया है। साथ ही साथ तमाम आजादी के जो वर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर भी अहम बातचीत की गई और अहम लेखा जोखा पेश किया गया। इसी के साथ अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं मिर्जापुर का, जहां नवांगत पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने आज प्रथम दिन आगमन किया है और पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया और अपना परिचय लोगों को बताया है। कहा गया कि ये उनकी 7वीं पोस्टिंग है जो मिर्जापुर में हुई है और इसके पहले वो गोंडा, शाहजहांपुर, अकबरपुर, बनारस और कई जगह ड्यूटी कर चुके हैं। इसके बाद आज मिर्जापुर में उनकी ये 7वीं पोस्टिंग है, जिसमें भरूना चौराहा रेलवे स्टेशन जैसी जगह निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान बताया गया कि अगर कोई गुंडागिरी से बात करेगा तो उससे गुंडागिरी से बात की जाएगी, कोई गोली से बात करता है तो गोली से बात की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और भी कई काम किए जाएंगे और पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। इसी के साथ साथ मीडिया के दौरान बातचीत करते हुए ये भी कहा गया कि आप मीडिया वाले लोग भी अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। जनपद मिर्जापुर में रात्रि में मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के उपरांत मेरे द्वारा चार्ज ग्रहण किया गया। उसके उपरांत आज जो कार्य सरकार था उसको किया जा रहा है। उसी के तत्प्रधान में जन सुनवाई, वृक्षारोपण कार्यक्रम इत्यादि करने के बाद में आज हमारे जितने भी प्रेस के साथी हैं उनके साथ में एक इंट्रोडक्शन मीटिंग आज की जा रही है। मैंने यहाँ पे जनपद मिर्जापुर में शासन के निर्देशानुसार जनपद गोंडा से ट्रांसफ़र होने के उपरांत यहाँ पे ज्वाइन किया है और यहाँ पर भी जैसे विगत के जनपदों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, सरकार की जो प्राथमिकताएं थी, हमारे शासन एवं सीनियर ऑफिसर्स के जो टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस प्राप्त होते हैं उनके अनुसार इस जनपद में भी कार्य किया। और करेंगे अगली खबर का। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहरवा गांव में नैया पार करते समय डूबने से 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की और जानकारी के मुताबिक किशोर हसनगंज मजरे ओया का रहने वाला बताया गया। ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ यहां पर पहुंचा था। और रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां पर रायबरेली में एनटीपीसी के उचाहार के पेश पाइप में लीकेज से बिजली उत्पादन प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि 150 मेगावाट की जो बिजली है उसका उत्पादन ठप हो चुका है। प्रशासन एश पाइपलाइन सही करने के लिए जुटा हुआ है और जल्द ही पाइपलाइन को ठीक से बहाल कर दिया जाएगा और बिजली उत्पादन एक बार फिर से शुरू किया जा सकेगा। उचाहार एनटीपीसी के अरखा का यह मामला बताया गया और एनटीपीसी के पीआरओ आज्ञा शरण के मुताबिक पेश पाइपलाइन को प्रबंधन ने वेल्डिंग के माध्यम से बंद करवाया है और लीकेज बंद कर दिया गया है और इसी दौरान बिजली उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बताया भी जा रहा है कि बिजली उत्पादन फिर से शुरू कर दिया गया है।
और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री का काफिला लखनऊ से प्रयागराज की ओर जा रहा था, लेकिन इसी बीच उचहार कोतवाली क्षेत्र के पास एक कार रोडवेज बस को ओवरटेक करते हुए सामने से आई। इसी बीच राज्य मंत्री के वाहन को एक कार छू गई, जिसके बाद आक्रोशित राज्य मंत्री ने दोनों वाहनों को रोककर खूब खरी खोटी सुनाई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस को बुलाकर रोडवेज बस समेत कार को भी कोतवाली पहुंचाया गया और कार्रवाई के उचित निर्देश दिए गए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह का काफिला लखनऊ से प्रयागराज की ओर जा रहा था। काफिला जैसे ही नगर के चौराहे पर पहुंचा, प्रयागराज की ओर से आ रही रोडवेज बस और इसी बस को ओवरटेक करने के लिए पीछे से चली आ रही कार ने चालक को ओवरटेक करने के लिए आगे निकलना चाहा। तभी कार मंत्री के वाहन को छू गई, टकरा गई हल्का, जिसकी वजह से मंत्री के वाहन में खरोच आ गई। इतने में राज्य मंत्री गुस्सा हो उठे और रोडवेज बस समेत कार चालक को हाईवे के बीचों बीच रोककर खूब खरी खोटी सुनाई गई। इतने में जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कोतवाली फोन करके पुलिस को भी घटनास्थल पर बुलाया। दोनों बस और गाड़ियों के वाहनों के समेत उन्हें कोतवाली ले जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ बस में सवार यात्रियों में इस दौरान अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हालांकि यात्रियों को बस से नीचे उतारकर दूसरे वाहन से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। हालांकि इस दौरान राज्य मंत्री पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना पत्र भेजने को कहकर कार्रवाई के निर्देश देते हुए प्रयागराज की ओर रवाना हुए। इसी बीच नगर के चौराहे पर करीब आधा घंटे तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। और खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एहार गांव के पास स्थित श्री बालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में कई दिनों से लापता एक बुजुर्ग दीनानाथ का शव मिला है। शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और शव की सूचना ग्रामीणों को जैसे ही मिली वो घटनास्थल पर पहुंच गए। भारी भीड़ घटनास्थल पर लग गई और आनन फानन में मंदिर के पुजारी ने पुलिस को भी सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे गुरुजी हैं दीनानाथ, ये 4 साढ़े 4 बजे लगभग आए थे दर्शन के लिए, तो फिसल करके गिर गए तालाब में। तो सब लोग ढूंढ रहे थे काफ़ी चारों तरफ, लेकिन वही 3:30 बजे लगभग मिट्टी दिखाई दी तो पता चला कि दीनानाथ आचार्य हैं। बेटा घर बुलाया, बुलवा करके देखा तो दीनानाथ आचार्य। कब से गायब थे? ये सुबह से ही। कहीं कोई जानकारी पुलिस को दी गई इसकी? नहीं, सुबह से कोई नहीं, ऐसे मार्गली ढूंढा गया गाँव में, मतलब पूछा गया कहाँ है, 4-5 घंटे से गायब थे तो पूछा गया। और यूपी के मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में मंगलवार की दोपहर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य बच्चे झुलस गए। बताया जा रहा है कि इन झुलसे हुए बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया यह भी गया कि लालगंज थाना क्षेत्र के चौकी लहंगपुर इलाके में कोल्हुआ गांव में दोपहर के समय आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मिर्जापुर यूपी आकाशीय बिजली गिरने से इन 3 बच्चों की मौत हुई और इनकी वजह से परिजनों में अब कोहराम की स्थिति है। 3 लोग आए थे जो उनकी पहले से मृत्यु हो गई थी आकाशीय बिजली से, ठीक है, और एक महिला जो है घायल है, वो भर्ती है अभी। अच्छा। और एक बच्चा है वो नॉर्मल है। अच्छा, उसमें से जो मौत हुई है वो कौन कौन लोग हैं, ये कितने लोग हैं, क्या इसमें बच्चे भी हैं, कौन? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक महिला है। अच्छा, इसमें 2 बच्चे हैं, एक महिला है वहाँ पर। तो ये लोग कहाँ से आए थे, क्या था मतलब? ये सब लालगंज से आए थे। हाँ, तो अब बाकी जो सही है उनकी कंडीशन सही है। हाँ। उनका बूंदी हो रही थी और बच्चे गाय लेकर गए थे और चरा रहे थे। स्कूल से आए वो लोग चले गए चराने के लिए और तभी बूंदी बादा होने लगा और बिजली तड़कने लगी। एक औरत थी, वो सोची कि चले हम बच्चों को ले आए और वो गई, उसको भी लग गया और 4 बच्चों को। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्यन न्यूज।